हम लोग अनुसूची पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूची तो अनुसूची में क्या क्या पढ़े हम लोग? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से 4 और अनुसूची को शामिल किया गया। इस तरह से अनुसूचियों की संख्या टोटल कितना हो गई? 8। और ये 4 नई अनुसूची जो शामिल किया गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों का चारों अनुसूची हम लोग पढ़ लिए थे। और मूल संविधान में जो 8 अनुसूची था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, तो यहां से भी हम लोग 1 से लेके कहां तक? 4 तक पढ़ लिए थे। अब बच गया कौन कौन? 5वीं, 6ठी और 7वीं। आज के क्लास में हम अनुसूची 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं को जानेंगे, तब जाके अनुसूची नामक चैप्टर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को समझा देते हैं। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को समझा देते हैं और फिर आपको लिखा देंगे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो ध्यान से समझिएगा 5वीं अनुसूची क्या है, पहले समझा देते हैं और बाद में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या पीछे रह गया? यहाँ लिखा हुआ है। आइए 5वीं अनुसूची को समझते हैं। 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची में क्या है? भारत के भीतर जितने भी अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र है। अब सवाल ये है कि सर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र किसको कहेंगे? मतलब कि वैसा क्षेत्र जहां आदिवासी लोग, आदिवासी समूह के लोग निवास करता हो, वैसे ही क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहेंगे। फिर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। बोल लेते हैं हम कि भारत के भीतर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। तो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र किसको कहेंगे? तो वैसा क्षेत्र जहां आदिवासी समुदाय के लोग निवास करता हो, वैसे क्षेत्र को ही हम अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में जानकारी हमको भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रदान करती है? 5वीं अनुसूची। तो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं, उन पर कानून किसके द्वारा चलाया जाएगा और उस पर कानून के लिए किसका निर्माण किया जाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी हमको भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में प्राप्त होता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 5 है, तो इस अनुसूची 5 में इसके शासन प्रशासन, इस पर शासन प्रशासन चलाने के लिए भारत का राष्ट्रपति उत्तरदायित्व होता है। कौन? और भारत का राष्ट्रपति डायरेक्ट 5वीं अनुसूची से संबंधित जितने भी लोग हैं, उन पर शासन प्रशासन के लिए भारत के राष्ट्रपति जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। किसका? जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। कौन करता है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। बस यहां से हम लोग को 3 बात ध्यान में रखना है, 2-3 बात। पहला कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की जानकारी हमको भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रदान करती है? 5वीं।
और दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र पर शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इस प्रशासन प्रशासन चलाने के लिए किस संगठन की स्थापना करती है? जनजातीय सलाहकार परिषद का, जनजातीय सलाहकार परिषद। तो इस 5वीं अनुसूची में बस इतने बात ध्यान में रखिएगा कि सर भारत के भीतर जितने भी जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उस पर शासन प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। और इसके लिए भारत का राष्ट्रपति जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। स्पेशली जैसे कहीं भी अगर शासन प्रशासन कर रहा है तो उसके लिए एक टीम होना चाहिए ना, उस टीम का कुछ ना कुछ नाम रहेगा। तो उस टीम का क्या नाम रखा गया है? जनजातीय सलाहकार परिषद। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है भारत का? या आपसे पूछेगा जनजातीय सलाहकार परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं अनुसूची में। या आपसे कहेगा कि बताइए 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है भारत का? बस इतने बात ध्यान में रखना है कि पांचवी अनुसूची में सर भारत के भीतर जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है? 5वीं अनुसूची। और पांचवी अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा परिषद का गठन किया जाता है? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। खत्म। अब आइए 6वीं अनुसूची के बारे में क्या है? तो 6वीं अनुसूची के बारे में भी यही बात है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में ही जानकारी हमको 6ठी अनुसूची से भी मिलता है। लेकिन भारत के उत्तर पूर्व में स्पेशली 4 राज्यों के ही जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी ये प्रदान करता है। और वो चारों कौन कौन है? तो पहला हो गया आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो भारत के भीतर ये चारों राज्य जो है ना भारत के उत्तर पूरब में है। तो भारत के उत्तर पूरब में जो ये 4 राज्य है, इन चारों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के बारे में जानकारी हमको 6ठी अनुसूची प्रदान करता है। अब इन राज्यों में रहने वाले आदिवासी लोगों पर शासन प्रशासन कौन करेगा? तो इन राज्यों में रहने वाले आदिवासी लोगों पर शासन प्रशासन अंतिम रूप से भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन भारत का राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्य का राज्यपाल। तो भारत का राष्ट्रपति जो है इसके देख रेख के लिए किसको बोल देता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल इस पर शासन प्रशासन को चलाने के लिए स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है। किसका? स्वायत्त शासी जिला परिषद का। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है। किसका गठन करता है? स्वायत्त शासी जिला परिषद का। तो अब आप बताइए स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? तो आपसे जानते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछेगा, बताइए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? स्वायत्त शासी जिला परिषद का। तो आपका 5वां और 6ठा अनुसूची खत्म हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के भीतर जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन पर शासन प्रशासन डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। और राष्ट्रपति इसके लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। और इस बात का जानकारी हमको कौन सा अनुसूची में मिलता है? 5वां। 6ठी अनुसूची में देखिए यहां भी आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए ही है, लेकिन स्पेशली भारत के 4 राज्यों के लिए। और वो चारों राज्य कौन है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर।
याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। एटीएम, एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो एटीएम में क्या है? पैसा है। ए से असम, और टी से त्रिपुरा, म से मिजोरम, और मे से, सॉरी मणिपुर नहीं, मेघालय, मणिपुर नहीं, क्या होगा? मेघालय होगा। मेघा, तो छठी अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्व में 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों के लिए शासन प्रशासन कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल इस पर शासन प्रशासन के लिए कौन सा परिषद का गठन करता है? स्वायत्त शासी जिला परिषद। तो बताइए, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन स्पेशली किन राज्यों के लिए है? वो 4 कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और बताइए, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? जनजातीय सलाहकार परिषद का और स्वायत्त शासी जिला परिषद का। एक मिनट सुनिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ आया परिषद शब्द और यहाँ आया जिला, यहाँ भी परिषद है, यहाँ सलाहकार परिषद और यहाँ है जिला परिषद। तो हमको लगता है कि जिला थोड़ा सा छोटा है ना, तो छोटका वाला ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल। ये बड़का है ना, बड़का कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति भी देगा, गलती से भी राष्ट्रपति नहीं मारना। क्या है? तो बताइए, दोनों अनुसूची क्लियर हो गया। 5वीं अनुसूची क्या है? भारत के भीतर, संपूर्ण भारत, ये बात किया, संपूर्ण भारत के भीतर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, तो उनके लिए शासन प्रशासन करने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। और स्पेशली भारत के उत्तर पूर्व में जो 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों पर शासन प्रशासन कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल इस पर शासन प्रशासन करने के लिए किसका गठन करता है? स्वायत्त शासी जिला परिषद का। बस यही बात हम यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, 5वीं अनुसूची बोला, इस अनुसूची से हमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है और राष्ट्रपति 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या करता है? गठन करता है। 5वीं अनुसूची खत्म। आइए 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में हम आपको बताए कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है ना। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। याद रखिएगा इसको ट्रिक में, एटीएम में, एटीएम में के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। और इस अनुसूची के तहत ही राज्यपाल असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में कौन सा स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है। बस यहां से यही तो क्वेश्चन पूछेगा। बताइए, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन? और बताइए, स्वायत्त शासी जिला परिषद मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में गठन किया गया? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपसे पूछ सकता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के कौन कौन राज्य आते हैं? 6ठी अनुसूची के तहत असम, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ का शासन प्रशासन कौन करता है? और राज्यपाल इसके लिए किसका परिषद बनाता है? स्वायत्त शासी जिला। ये स्पेशली भारत के उत्तर पूर्व में जो 4 राज्य है उसके लिए गठन किया गया है, लेकिन संपूर्ण भारत में रहने वाले
अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन की जानकारी कौन सी अनुसूची में, और स्पेशली 4 ठोका किसमें, खत्म हो गया। 4 और 5 क्लियर। अब आते हैं छठा अनुसूची में। अब आते हैं 7वां और 8वां। आइए 7वां और 8वां, 7वां और 8वां देख लेते हैं। ये रहा आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में हम लोग को क्या समझना है, ध्यान से सुनिएगा। 7वीं अनुसूची में जो है, 7वीं अनुसूची में हमें 3 प्रकार की सूची का चर्चा मिलता है। क्या प्रकार का? 7वीं अनुसूची से हमें 3 प्रकार के सूची की चर्चा मिलता है। और ये तीनों सूची कौन कौन है? तो पहला है आपका संघ सूची, संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। तो बताए 7वीं अनुसूची में हमको कितने प्रकार के सूची की चर्चा मिलती है? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। अब सुनिएगा, देखिएगा। देखिए भारत के भीतर काम करने वाले बहुत सारा विषय है कि नहीं? भारत के अंदर काम करने वाला अनगिनत विषय है कि नहीं? रेलवे क्षेत्र में काम होता है, रक्षा क्षेत्र में काम होता है, प्रशासन क्षेत्र में काम होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग काम होता है कि नहीं? खाद्य विभाग अलग है, सब मंत्रालय सब बटा हुआ है ना, तो हर क्षेत्र का विषय अलग अलग है कि नहीं? शिक्षा विभाग अलग है, शिक्षा विभाग में क्या होता है? खाली शिक्षा संबंधित बातों का चर्चा होता होगा। तो भारत के भीतर काम करने वाली जो है बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों को ही हम लोग जो है सूची के अंतर्गत रखे हैं, और जिसको हम नाम दिया संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। मूल संविधान में संघ सूची को टोटल 97 विषयों पर कम करने का अधिकार दिया गया। 97 ही है, 97 ही है ना। मूल संविधान के समय संघ सूची को 97 विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 3 विषय और शामिल कर दिया गया। तो अब संघ सूची के अंतर्गत टोटल काम करने वाले विषय की संख्या कितनी हो गई? 100। कितना? अब मूल संविधान राज्य सूची को काम करने के लिए टोटल 66 गो से दिया था। क्या को? 66। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को यहाँ से हटा दिया गया। तो बताइए वर्तमान समय में राज्य सूची के अंतर्गत टोटल विषयों की संख्या कितनी आ गई? 61। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो राज्य सूची के 5 विषय को हटा दिया गया, तो वह जोड़ दिए कहाँ? समवर्ती सूची में। तो संविधान में समवर्ती में विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन 42वें संशोधन के तहत 5 विषय और शामिल कर दिया गया, तो यहाँ विषयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 51। 12। तो बताइए वर्तमान समय में संघ सूची के अंतर्गत टोटल विषय कितना है? सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या? संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को हटा रहा हूँ, समवर्ती सूची जोड़ दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल। अब देखिए संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है, इन विषयों पर कानून बनाने का जो
कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। किसके पास है? किसके पास है? तो भाई ये संघ सूची में तो विषय है, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? और राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य के विधानमंडल। किस पर है? राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधान। तो बताइए संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है उस कानून बनाने का अधिकार किस पास है? और राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों के पास है। संसद के पास भी है और विधानमंडल के पास भी। ये दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर शामिल विषयों को क्या बन सकता है? कानून। अब देखिए समझिएगा, जैसे कि समवर्ती सूची विषय है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। समवर्ती सूची में शामिल जो भवन विषय है उसमें एक विषय क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। दूसरा शासन प्रशासन, शासन प्रशासन ये भी समवर्ती सूची का विषय है कि नहीं? अब आप समझना क्या है, थोड़ा समझिए आप। विधानमंडल के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित विषय एक और लेता है पुलिस, और संसद में जो एक विषय शामिल है उसे एक विषय ले लेते हैं। क्या? अच्छा से समझिए, समझने के लिए आप जानते हैं कि शिक्षा पर जो कानून बनाया जाता है वो संसद और विधानमंडल दोनों द्वारा। जैसे कुछ पहले स्टेट का एग्जाम हुआ तो स्टेट का एग्जाम कराने का जिम्मेदारी संसद के पास था। भारत सरकार का काम सीट एग्जाम लेना है ना। अब सीट आप क्वालिफाई कर गए तब बिहार में बीपीएस कौन निकालेगा? भारत सरकार नहीं निकालेगा। बिहार सरकार चाहेगा बीपीएस बहाली निकालेगा, नहीं आएगा नहीं निकालेगा। क्या मोदी कहे तब निकलेगा? नहीं। नीतीश कुमार बोलता तब जाके भारत सरकार स्टेट निकालता। यानी शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार विधान परिषद और विधानमंडल संसद दोनों के पास है। अब सवाल ये है कि सर समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, तो चार किस समान होगा? अगर समवर्ती सूची पर संसद द्वारा भी कानून बनाया जा रहा है और विधानमंडल द्वारा भी कानून बनाया जा रहा है तो इस स्थिति में विधानमंडल संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, विधानमंडल द्वारा नहीं होगा। क्योंकि दोनों में बड़ा है, संसद बड़ा है ना, छोटा कौन है? सूची अंतर्गत जितने भी विषय होंगे उस कानून बनाने का अधिकार दो के पास है, भारत सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी है। लेकिन अगर दोनों कानून बनाता है तो इस कंडीशन में संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? होगा। ये विधानमंडल यानी राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? विधानमंडल। जैसे बिहार में इसका वैकेंसी कौन निकलता है? मोदी सरकार, भारत सरकार कौन करता है? बिहार सरकार। बताइए पर कब कौन करेगा? बिहार सरकार। अब आइए संसद, संघ सूची के अंतर्गत टोटल कितने विषय है? इस 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। बताइए 100 विषय में से एक तो है रक्षा। बताइए रक्षा संबंधित, बताइए रक्षा संबंधित जनरल सेना को ले लेते हैं। बताइए भारत के भीतर सेना कितने प्रकार की? जल सेना, थल सेना, वायु। बताइए सब सेना पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? बिहार सरकार को।
कौन करेगा? भारत सरकार करेगा, यानी कि तो कुल मिलाकर जानते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है पेपर में? क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, बताइए मूल संविधान में संघ सूची में टोटल कितने विषय थे? हाँ, 97। लेकिन वर्तमान समय में विषयों की संख्या मूल संविधान में राष्ट्र सूची में कितने विषय थे? लेकिन वर्तमान में 5 गो क्या हुआ? हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1900। और यहाँ से 5 हटाकर कहाँ रखा? तो बताइए मूल संविधान में समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या, लेकिन 5 गो क्या किया? कहां से लाके जोड़ा? किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत विषय को क्या का? तो अब यहाँ क्या हो गया? बताइए संघ सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका? राष्ट्रीय में। और समवर्ती सूची का संसद और दोनों। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अच्छा बताइए, अगर संघ सूची और राष्ट्र सूची, संघ सूची सॉरी, अगर समवर्ती सूची पर कानून संसद और विधानमंडल दोनों द्वारा बना दिया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा? किसके द्वारा? संसद के द्वारा होगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग 8वां अनुसूची पढ़ते हैं। देखिए 5वां अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। छठा क्या था? स्पेशल 4 राज्यों के लिए एटीएम में। पहला क्या था? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य था केंद्र शासित। दूसरा क्या था? वेतन भत्ता पेंशन, वेतन था। तीसरा क्या था? शपथगण, लेकिन पदाधिकारियों के शपथगण को छोड़कर। चौथा क्या था? राज्यसभा में सीटों का। बताइए 5वां का पढ़े? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। छठा क्या पढ़े? स्पेशली 4 राज्य एटीएम में, यही ना? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और 7वां में परिस्थिति का बंटवारा। सती का बंटवारा कितना सूची में? कौन कौन? संघ सूची, राष्ट्र सूची में। संघ सूची पर संविधान में कितने से थे? वर्तमान में कितना है? अच्छा, सूची में मूल संविधान कितना? वर्तमान में कितना है? कम हुआ। 5 गो संविधान संशोधन के साथ 22वां संविधान संशोधन और वो 5 कहाँ जोड़ा गया? समवर्ती सूची में मूल संविधान कितने से? कितना? वर्तमान में संघ और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद और विधानमंडल। अगर दो कानून बना दिया दे तो इस स्थिति में किस कानून होगा? किसका? विधानसभा में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार, सूची में शामिल कानून पर कानून बनाने का अधिकार, और राज्य सूची के अंतर शामिल विषयों पर विधान। क्या? अब लास्ट 8वां अनुसूची, यही है। देखिए 8वां अनुसूची के बारे में जान ले हैं। ये है 8वां अनुसूची, कहीं पे समझ लेते हैं। देखिए इसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। मतलब 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? कौन सी भाषा? सुनिए, जब संविधान लागू किया गया था, यानी मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या 14 थी। कितना? फिर संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषा को शामिल कर दिया, तो टोटल पहले 14 वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया।